ठीक है, तो कल हमने पढ़ लिया था निज कल्टीवेशन और रायोटी कल्टीवेशन। तो निज पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ पीछे से इतना सा। निज कल्टीवेशन में था कि जो प्लांटर्स थे वो अपनी जमीन, उनकी खुद की जमीन होती थी या फिर वो लीज पे ले लेते थे जमीन और उस पे खेती करवाते थे किसानों से। ठीक है, लेबर से मतलब किसानों से करवाते थे खेती उस पे, इंडिगो की खेती। वो था निज कल्टीवेशन। तो निज कल्टीवेशन में प्रॉब्लम्स आई। तो प्लांटर्स को निज कल्टीवेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उसमें ये दिक्कतें थी कि जो किसान है वो राइस की कल्टीवेशन में बिजी रहते थे, राइस की खेती में बिजी रहते थे। और फिर एक ये प्रॉब्लम थी, दूसरी प्रॉब्लम थी कि उनको प्लाव और ये क्या बोलते हैं उसको, हल चाहिए होते थे, बुलक चाहिए होती थी। तो वो और फिर उनकी मेंटेनेंस के लिए पैसा खर्च करना वो, और बड़ी बड़ी उनको जमीनें चाहिए। तो ये सब उनके लिए मतलब बहुत बड़ी समस्याएं थी चीजें, कोई जमीन दे ना दे, ये सब प्रॉब्लम्स थी उनके लिए। रायोटी कल्टीवेशन क्या था? रायोटी कल्टीवेशन में ये था कि किसान की ही जमीन है, जमीन वमीन नहीं खरीदना, किसान की जमीन है। जो प्लांटर्स थे वो क्या करते थे, वो इसको मतलब एक किसानों को लोन दे देते थे। लोन देते थे लो रेट्स पे, मतलब सस्ते लोन देते थे लो रेट पे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, ब्याज की जो रेट लेते थे वो कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगा के और इनको लोन दे देते थे फार्मर्स को। और कहते थे कि अपने जमीन के 25% पार्ट में, मतलब जो पूरी जमीन है उसके फोर्थ पार्ट पे एटलीस्ट, कम से कम जमीन के चौथे हिस्से पे आप क्या लगाओगे, इंडिगो की खेती करोगे। तो इस वजह से इनको वो लोन देते थे। ठीक है, इसके लिए लोन देते थे। फिर बाद में किसानों को सब समझ में आने लग गया कि ये मतलब एक तो इंडिगो क्या है, पूरी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर देती है। मतलब एक बार इंडिगो लगा लिया ना, उसके बाद कोई दूसरी फसल हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये जल्दी जल्दी सॉइल को फटाफट एकदम पूरी सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर देती है इंडिगो। तो और एक, उसके बाद फिर से इंडिगो की फार्मिंग दोबारा कर सकते हैं। कौन यहाँ पे अपने, अच्छा जो हम इंडिगो इंडिगो ग्रो करने के बाद वापस उसके ऊपर इंडिगो ग्रो कर सकते हैं। वापस तो उस पे कैसे ग्रो करेंगे, वो सॉइल ही पूरी वो फर्टाइल नहीं रही, वो सॉइल ही अनफर्टाइल हो गई। ये देखो ये रहा ना इसमें, आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस। इंडिगो एक बार हार्वेस्ट कर ली उसके बाद उसमें मतलब खाद वाद डालना पड़ेगा, फिर ही वापस इंडिगो लग सकती है वो। ये सब इनके सामने प्रॉब्लम्स थी। ये तो राइस राइस का ही नाम लिखा है यहाँ पे पर्टिकुलर। हाँ, यहाँ पे तो लिखा राइस का नाम, क्योंकि ये लोग राइस की खेती करते थे ना, चावल खाने के लिए चावल चाहिए, इसलिए यहाँ पे राइस का नाम लिख दिया पर्टिकुलर। लेकिन जैसे अगर सपोज इसमें लिखा है ना कि एग्जॉस्ट द सॉइल रैपिडली, सॉइल को रैपिडली एग्जॉस्ट कर देती थी, क्योंकि इसकी डीप रूट्स होती थी तो सॉइल एकदम मतलब खराब हो जाती थी, फर्टिलिटी उसकी खत्म हो जाती थी। तो फर्टिलिटी खत्म होगी तो फिर इंडिगो भी नहीं लग सकता। इंडिगो को भी तो चाहिए ना फर्टाइल लैंड, क्योंकि ऊपर अपन ने पढ़ा था कि इंडिगो को भी फर्टाइल लैंड चाहिए। इन्होंने कहा था ना कि आपकी जो फर्टाइल लैंड है सबसे ज्यादा, वहां पे इंडिगो लगाओगे तुम। इन्होंने ये भी बोला था इनको, अपन ने ऊपर कहीं पढ़ा था। तो ये सब चीजें, ठीक है। तो ये इनके सामने प्रॉब्लम थी। लोन के लिए भी फिर किसान ने सोचा कि जो लोन वाला सिस्टम है ये भी कभी खत्म ही नहीं होता, लोन वोन तो ये सब चीजें मतलब हम तो फंसते जा रहे हैं इनमें। तो यहाँ तक अपन ने ये सब पढ़ लिया था कल। अब आज हमें पढ़ना है ये द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर। रेबल का मतलब होता है, रेबल कर देना मतलब विद्रोह कर देना, रेबल कर देना। ठीक है, तो मतलब रिवोल्ट, रेबल, ये सब, ये हाँ विद्रोह करना यार लिखा है। रेबल का मतलब हो गया पर्सन हु फाइट्स अगेंस्ट हिज और हर कंट्रीज गवर्नमेंट बिकॉज ही शी वांट्स थिंग टू चेंज। राजद्रोही, सत्ता विरोधी व्यक्ति, विद्रोही। ठीक है, विद्रोह कर देना, तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर, मतलब जो ब्लू रेबेलियन मतलब इंडिगो का ही विद्रोह कर दिया था कि हम इंडिगो नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्योंकि इंडिगो से एक तो हमारी जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी पूरी चली जाती है, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है सॉइल की, क्योंकि इसकी इतनी डीप रूट्स होती हैं। तो मतलब सॉइल नीचे तक एकदम पूरी अनफर्टाइल हो जाती है सॉइल।
उस पे एक बार इंडिगो की खेती करने के बाद किसी और चीज की खेती कर ही नहीं सकते, इंडिगो की भी नहीं कर सकते वापस, मतलब इतनी बेकार हो जाती है जमीन। तो ये सब हम आज पढ़ेंगे। पहले सॉन्ग पढ़ लेते हैं। अ सॉन्ग फ्रॉम एन इंडिगो प्रोड्यूसिंग विलेज। वो गांव जो इंडिगो प्रोड्यूस करता था, इंडिगो लगाता था अपने खेतों में, तो वो गाने गा रहे हैं कुछ। तो ये गाना क्या है? इन मोमेंट्स ऑफ स्ट्रगल, मोमेंट मतलब होते हैं क्षण, वो पल, पल कह लो या क्षण कह लो। तो वो पल या वो क्षण जिनमें मोमेंट ऑफ स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रगल करना, मतलब प्रयास करना किसी चीज के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत करना, किसी चीज के लिए बहुत कोशिश करना। तो इन मोमेंट्स ऑफ स्ट्रगल पीपल ऑफन सिंग सॉन्ग्स टू इंस्पायर ईच अदर। जब स्ट्रगल होते हैं, जब लोग स्ट्रगल में होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या है, गाने गाते हैं एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए, एक दूसरे के मतलब उसको बढ़ाने के लिए। इंस्पायर का भी लिख लो, यहाँ से हिंदी में लिख लो सबका मीनिंग, स्ट्रगल का भी हिंदी में लिख लो। प्रयास करना, देखो कोई काम करने के लिए कठोर प्रयास करना, to try very hard to do something, especially when it is difficult, which is difficult होती है तो बहुत हार्ड अपन को ट्राई करना, बहुत, to try very hard। तो कोई काम करने के लिए कठोर प्रयास करना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रगल। और इंस्पायर होना, कि हम इससे इंस्पायर्ड हों। तो उसकी कॉपी करना। इंस्पायर मतलब कॉपी नहीं करना, उससे मतलब प्रोत्साहन मिलना किसी चीज से, उसकी तरह प्रेरित। ही ऐसे बातें करना। हाँ हाँ राइट, उससे प्रेरित होना, मतलब जैसे किसी इंसान से प्रेरित होना। टू मेक समबडी वांट टू डू और क्रिएट समथिंग, कुछ करने या रचने की इच्छा उत्पन्न करना, किसी से प्रेरित होना मतलब प्रेरणा लेना किसी से। टू मेक समबडी फील, थिंक एटसेट्रा समथिंग। जैसे महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी इंस्पायर्ड हर टू गो इनटू पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी थी, एक तो बायोग्राफी होती है, बायोग्राफी मतलब उसके बारे में लिखना, किसी इंसान की जीवन रचना मतलब उसके जीवन के बारे में लिखना। ऑटोबायोग्राफी होती है जो खुद से, मेरे जीवन के बारे में मैंने ही लिखा है, तो मैं उसको बोलूंगी ऑटोबायोग्राफी। महात्मा गांधी ने अपनी लाइफ के बारे में, अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने खुद से लिखा है, तो उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी का मतलब होता है किसी ने भी लिख दिया उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, तो वो होती है सिंपल बायोग्राफी। तो इंस्पायर मतलब किसी से प्रेरित होना, तो या फिर एक दूसरे को इंस्पायर करना, मतलब एक दूसरे को इन मोमेंट ऑफ स्ट्रगल में जब होते थे लोग, तो गाना गाते थे एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए। एंड टू बिल्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव यूनिटी, और एक मतलब कलेक्टिव यूनिटी वाली सेंस बिल्ड करने के लिए, बिल्ड मतलब बनाना, क्या बनाने के लिए, कि हाँ हम सब एक हैं, तो वो वाली सेंस को डेवलप करने के लिए ये लोग गाना गाते थे। Such songs give us a glimpse of their feelings। ये जो सॉन्ग है, ये हमें इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनकी जो भावनाएं हैं, उनका कुछ ग्लिम्पस देती है। ग्लिम्पस का मतलब होता है थोड़ी सी झलक, किसी चीज की थोड़ी सी झलक। तो उस इनकी फीलिंग्स की झलक इन गानों में दिखाई देती है कि ये इनकी क्या फीलिंग्स थी, तो इन गानों से हमें पता चल जाएगा। During the Indigo Rebellion, many such songs could be heard in the villages of Lower Bengal। तो बंगाल के विलेजेस में इस तरह के सॉन्ग सुने जाते थे रिबेलियन के टाइम। जब इंडिगो रिबेलियन हो रहा था, इंडिगो का विद्रोह हो रहा था कि हम इंडिगो की खेती नहीं करेंगे, बंगाल के अंदर लोगों ने रिबेल कर दिया था। ये लोग तो पैसा बना रहे थे कि इतने महंगे महंगे में बिक रहे हैं, तो इनसे इंडिया में करवाओ खेती और यूरोपियन मार्केट में बेचो ले जाके। तो यहाँ इंडिया वालों ने रिबेल कर दिया बंगाल के अंदर। तो ये गाना है हेयर इज वन सच सॉन्ग। तो ये ब्लू कलर, ये ब्लू कलर सिर्फ इंडिगो से बन सकता है। इंडिगो से ही बनता था, और एक जो वुड नाम का जो प्लांट था उससे भी बनता था, लेकिन उससे जो ब्लू कलर बनता था वो इतना अच्छा नहीं बनता था, वो बहुत ही डल और पेल। अभी भी ये ब्लू कलर इंडिगो से बनता है। अभी का पता नहीं, ये इसी से बनता होगा इंडिगो से। पर अब कौन करता होगा इंडिगो फार्मिंग? अभी तो अब जिसको चाहिए, मतलब फोर्सफुली नहीं करवा सकते ना, अब तो फ्री है इंडिया। पहले तो फोर्सफुली फोर्सफुली कोई भी काम करवाना गलत है। देखो इंडिगो की फार्मिंग करना गलत नहीं है, गलत है कि किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाना और उनको बेचारों को उसका मतलब पैसा भी नहीं देना, वो चीज गलत है। ठीक है।
तो इंडिगो की खेती तो आज भी होती होगी, लेकिन वो मन से करते हैं, अपने फ्रीडम से करते हैं लोग। ठीक है, तो किसी को दबाव में रख के नहीं करवाना चाहिए, और फिर उसको बेचारे को उसकी मेहनत का फल भी ना मिले, तो वो चीज गलत है, इस वजह से। ब्लू कलर तो महंगा ही नहीं होता। वो जो टी शर्ट होती है सेम होती है, ऐसे करते हैं। एक में होता ब्लू कलर, दोनों की सेम टी शर्ट है, कलर अलग है, फिर भी ऐसे तो नहीं होता कि ब्लू कलर वाली टी शर्ट की रेट ज्यादा आती हो। हाँ हाँ, आजकल तो कुछ भी नहीं है, तो पहले की बात है, तो ये तो बहुत पहले की बात है। पहले तो रिसोर्सेस थे ही नहीं, कुछ चीजें ही नहीं थी। आजकल तो बहुत चीजें आ गई, आजकल तो सब इतना सब वो नहीं है, हर चीज अपन एक्सेस कर सकते हैं इजीली। पहले तो कुछ था ही नहीं ना, हर चीज के लिए लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता था, खाने पीने के लिए लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, खेतों में ही देख लो इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। आजकल तो मशीनें आ गई, सब कुछ आजकल तो कोई इतनी दिक्कत ही नहीं है, खेती में भी मशीनों का यूज होता है, मशीन से ही खेती कर लेते हैं। तो ये तो पुरानी पहले की बात है सब। There is one such song, तो ये एक सॉन्ग है, The long lathis wielded by the planter of Molahati now lie in a cluster. Long lathis wielded by the planter, जो planters of Molahati now lie in a cluster, मतलब एक तरह से जो लाठीज इनके हाथों में हुआ करती थी, प्लांटर्स के हाथों में, तो वो नाउ लाई इन अ क्लस्टर, मतलब होता है ग्रुप। अब मतलब वो एक तरह से बहुत सारी लाठियां होंगी, ये समझ लो। द बाबूज ऑफ कोलकाता हैव सेल्ड डाउन टू सी द ग्रेट फाइट। कोलकाता के जो बाबू हैं वो मतलब सेल तैर तैर के आते हैं, मतलब नाव से कैसे भी, ग्रेट फाइट देखने के लिए। This time the riots are all ready. They will no longer be beaten in silence. अब इस समय जो riots हैं वो सब तैयार हैं, जो किसान हैं वो सब के सब तैयार हैं, वो अब मार नहीं खाने वाले किसी से भी। They will no longer be beaten in silence. अब मतलब वो मार नहीं खाएंगे चुपचाप रह के कि मार खा लिया और काम कर लिया, अब वो ऐसा नहीं करेंगे। दूर दूर से लोग आ रहे हैं उनकी लड़ाई को देखने के लिए, जो रिबेल कर दिया, विरोध कर दिया, उसको देखने के लिए। दे विल नो लॉन्गर गिव अप देयर लाइफ विदाउट फाइटिंग द लाठियास। वो अपनी मतलब मरेंगे नहीं, वो लड़ेंगे। लाठियों से मार खा खा के मरना नहीं है हमको। हम क्या करेंगे, इसने बोला दे विल नो लॉन्गर गिव अप देयर लाइफ, हम अपनी लाइफ गिव अप नहीं करेंगे, मतलब हम मर नहीं जाएंगे, हम नहीं मरेंगे। विदाउट फाइटिंग द लाठीज, हम लाठियों से लड़ाई करेंगे, लड़ाई करते करते चाहे मर जाए, लेकिन लाठी खा खा के ऐसे चुपचाप मर गए, ऐसा नहीं करेंगे। रिबेल करेंगे ताकि लोग सुने कि देखो मतलब ये तो अत्याचार हो रहा है। अभी जैसे किसी को लाठी मार रहे हैं, वो चुपचाप सह रहा है सह रहा है सह रहा है, तो कोई किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है कुछ गलत हो ही नहीं रहा है, सब शांति तो है सब कुछ। तो लाठी मार रहा है और वो सहता जा रहा है, और वो मर गया एक दिन तो भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब कुछ शांत है, ठीक है, किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर वो विद्रोह कर रहा है, वो रिबेल कर रहा है, तो 10 लोगों को पता चल जाएगी बात, 10 लोगों को पता चलेगा कि लाठी मारने वाला गलत, ये गलत कर रहा है इसके साथ। तो गलत चीज के लिए जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक वो एक तरह से सही चल रहा है, फिर दो लोगों के लिए वो सब कुछ। द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर, तो ब्लू जो रिबेलियन और उसके बाद की बातें इसमें यहाँ सब पढ़ेंगे। इन मार्च 1859 thousands of riots in Bengal refused to grow indigo. 1859 मार्च में हजारों पीजेंट जो थे, किसान थे, जो रायोट्स थे, हजारों किसानों ने, हजारों रायोट्स ने बंगाल के अंदर रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज मतलब मना कर दिया, टू ग्रो इंडिगो, इंडिगो लगाने के लिए मना कर दिया कि हम इंडिगो नहीं लगाएंगे। एज द रिबेलियन स्प्रेड, जो रिबेलियन फैली, मतलब ये जो विद्रोह फैला, तो रायोट्स रिफ्यूज्ड टू पे रेंट्स टू द प्लांटर। तो जब ये मतलब विद्रोह फैला, जगह जगह विद्रोह होने लगे, तो रायोट्स ने क्या मना कर दिया, रेंट पे करने से भी मना कर दिया, हम तुमको रेंट भी नहीं देंगे। रायोट्स रिफ्यूज्ड टू पे रेंट्स टू द प्लांटर, जो रेंट होता था जो भी जमीन का, वो भी नहीं देंगे रेंट। एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद swords एंड spears, bows एंड arrows, मतलब एक तरह से विद्रोह में क्या करते हैं अपन, कोई बात उनकी मानते नहीं है, ये करते हैं उन्होंने, उनकी कोई बात नहीं मान रहे। एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज पे भी अटैक कर दिया सब पे। अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद मतलब उनके क्या क्या हथियार थे, एक तो स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार, स्पीयर का मतलब होते हैं भाले, जो होते हैं जो फेंक के मारे जाते हैं, भाले। बोज, बोज मतलब जो बाण होते हैं, ठीक है। एरो मतलब हो गए तीर,
बाण के साथ में तीर भी होता है ना, तो बोज एंड एरोज। तो पहले तो वो जैसे राम भगवान भी बो और एरो का ही यूज करते थे, तो पहले यही सब चलते थे, बोज एरोज यही हथियार थे पहले के। स्वॉर्ड मतलब तलवार, और स्पीयर मतलब भाला होता है, मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे तुमको। जो वो लंबा सा आता है उसके आगे पत्थर सा, उसे निकुल हाँ, ऐसे शार्प करके उसके आगे लगाते हैं। यस, उसके आगे का शार्प होता है, आगे से एकदम शार्प होता है वो, और लंबा सा भाला होता है, लंबा सा होता है और आगे से शार्प होता है। स्फीयर, अ लॉन्ग भाला बोलते हैं इसको, अ लॉन्ग पोल विद अ शार्प पॉइंट एट वन एंड यूज फॉर हंटिंग और फाइटिंग। जैसे फेंक के उसको मार देते हैं, जैसे बाहुबली मूवी में भी दिखाया गया था ना, वो पिग्स का शिकार अच्छा। करने जाते हैं तो भाले से फेंक फेंक के मारते हैं। इसको शूल भी कहते हैं, इसको बर्छी भी कहते हैं, इसको भाला भी कहते हैं, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इमेज दिखा देते हैं इसे। इस तरह का होता है, देखो आगे से पहना, पहले बहुत यूज होता था इन भालों का ही। ये देखो इस तरह से पत्थर जो पहले इस तरह से बनते थे, फिर ऐसे बनने लग गए। पहले तो पत्थर ही जोड़ लेते थे इसके आगे, लकड़ी के आगे पत्थर, और इस तरह से बांध देते थे। है अपना स्पीयर। पहले यही हथियार था सबसे पुराना। हाँ, यही हथियार थे पहले, तलवारें थी, तलवारों का यूज करते थे, भालों का यूज करते थे, और ये धनुष बाण इनका, बोज और एरोस का यूज करते थे। तो आर्म्ड विद मतलब क्या हथियार थे इनके पास में, स्वॉर्ड, स्पीयर और बोज एंड एरोस। तो ये हथियार लेके अटैक कर दिया फैक्ट्रीज पे। वुमन टर्न्ड अप टू फाइट विद पॉट्स, पैन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट्स। जो वुमन थी वो भी लड़ाई में कूद गई, वो भी मैन के साथ में, कि हमारे पति लड़ रहे हैं, हमारे माँ बाप लड़ रहे हैं, तो हम भी लड़ाई करेंगे। तो वो पॉट्स जो मटके होते थे, पैन्स मतलब जो भी बर्तन होते थे, कढ़ाई या फिर जो भी बर्तन होते हैं वो, और किचन के जो भी सामान है, जैसे किचन का बेलन हो गया, किचन इम्प्लीमेंट्स मतलब किचन के जितने भी सामान हो गए, बेलन हो गया, चाकू, जो भी वो लोग यूज करते थे, दांतरे वातरे सब लेके वुमन भी कूद गई लड़ाई में। तो दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बायकॉट। अब जो प्लांटर्स के लिए जो भी लोग वर्क करते थे, काम करते थे, मतलब कुछ ज्यादातर तो उन्होंने तो दंगा कर दिया था, लेकिन कुछ होते ना कि चलो हम तो कर लेते हैं काम। तो जो भी उनके लिए काम करते थे उनको बायकॉट कर दिया। बायकॉट कर देना मतलब उनको बहिष्कार कर देना। बायकॉट मतलब हम इनसे बात नहीं करेंगे और इनको अलग कर दो, एकदम बायकॉट कर दो। ठीक है। तो जो लोग भी प्लांटर्स के लिए काम करते थे उनको बायकॉट कर दिया सोशली, सामाजिक रूप से, मतलब ना उनके घर जाना, ना उनसे बात करना, ना उनके बच्चों से शादी करना, कुछ नहीं करना उनके साथ। एंड द गोमास्तास, एजेंट ऑफ प्लांटर्स। ये गोमास्तास कौन थे, एजेंट थे प्लांटर के। एजेंट नहीं होते किसी खबरी जो होते हैं, जिनको जैसे हम हिंदी में खबरी बोलते हैं, नॉर्मल जो एजेंट्स होते हैं। एंड द गोमा गोमास्तास, एजेंट्स ऑफ प्लांटर, प्लांटर के जो एजेंट गोमास्तास, हु केम टू कलेक्ट रेंट। ये गोमास्तास ये आते थे रेंट लेने के लिए, प्लांटर खुद नहीं आते थे, ये आते थे रेंट लेने के लिए। हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटन अप, इनको भी पीटा पकड़ पकड़ के, ना तो रेंट दिया इनको, गोमांस था को ना तो रेंट दिया, और उनको पीटा, और उसके बदले में कि आज तुम्हें रेंट देते हैं, आ जाओ तुम, बहुत हमें परेशान किया ना तुमने। सबने पकड़ के इनको पीटा। फिर riots swore they would no longer take advance to sow indigo nor be bullied by the planters लाठियार्स। तो स्वोर मतलब स्वेर, स्वेर का मतलब होता है कसम खाना किसी की। या अपन कहते हैं ना आई स्वेर, यार मैंने तो कुछ गलत मैंने नहीं किया यार ये सब। आई स्वेर, स्वेर का मतलब होता है कसम खाना। तो ये स्वेर का ही वो है, स्वोर, स्वेर, स्वोर, इसी की वर्ब फॉर्म है, मतलब ये स्वेर, स्वोर और स्वर्ण। तो स्वेर, स्वोर और स्वर्ण, ठीक है, मीनिंग एक ही है, बस इसकी ये फॉर्म्स है। स्वेर मतलब किसी की शपथ लेना, किसी की कसम खाना उसके लिए। तो इन्होंने कसम खा ली। तो रायोट स्वोर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस, कि हम एडवांस नहीं लेंगे, जो हमको लोन देते हैं, जो हमको एडवांस पैसा देते हैं इंडिगो लगाने से पहले, तो हम ये चीज इनसे नहीं लेंगे। वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू सो, सो मतलब बोना, बीज बोना, सो सोड सोड। सो होती है फर्स्ट फॉर्म, फिर ईडी ईडी लगा दो तो सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाती है। सो का मतलब होता है बीज को बोना।
तो नो लॉन्गर टेक एडवांस टू सॉ इंडिगो, मतलब इंडिगो बोने के लिए हम इनसे एडवांस नहीं लेंगे। नॉर और ना ही बी बुलीड बाय, बुली करना मतलब जैसे कोई जो ताकतवर होता है वो किसी को परेशान करे तो उसको कहते हैं बुली करना। जैसे क्लास में कोई लड़का है जो बहुत ज्यादा अपने आप में बनता है, मास वो बनता है ना, ज्यादा ही बड़े बनते हैं अपने आप में, और दूसरे बच्चों को कुछ भी कहते रहते हैं, बुली करते रहते हैं, मतलब परेशान करना किसी को। तो नॉर बी बुलीड बाय द प्लांटर्स लाठियास, तो जो लाठी है इनकी, इनसे भी हम बुली नहीं होंगे, मतलब ये हमें लाठी से मारेंगे तो हम उल्टा मारेंगे इनको, अब हम इनकी लाठियां भी नहीं सहेंगे। तो प्लांटर्स, ये देखो सौरभ, ये एपोस्ट्रॉफी, ये जो कॉमा ऊपर लग जाता है इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी, ये जो कॉमा होता है ना इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। कोई भी कॉमा जो ऊपर लगा रहता है उसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लास्ट में क्यों लगा है? जब प्लूरल होता है ना तो उसमें एपोस्ट्रॉफी यहाँ लगता है, प्लूरल की बात हो रही है तो। सिंगुलर एक की बात होती तो यहाँ लगता है एपोस्ट्रॉफी। जैसे गर्ल्स, गर्ल्स सारी लड़कियां, फिर एपोस्ट्रॉफी, गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का स्कूल है। जैसे मेंस पार्लर, लड़कों का जो पार्लर होता है, तो मेंस पार्लर, तो उसमें हाँ उसमें तो बीच में आएगा क्योंकि मैन तो ऑलरेडी, एम ई एन जो होता है वो प्लूरल है, एम ए एन सिंगुलर होता है, एम ई एन प्लूरल होता है, तो उसमें तो बीच में आएगा। बट बाकियों में ध्यान रखना, बाकियों में ऐसे अगर अपन प्लूरल होता है पूरे के लिए बोल रहे हैं कि इनकी लाठियां, प्लांटर्स की लाठियां, तो यहाँ लगा है। अगर एक प्लांटर की बात करते हैं कि प्लांटर की लाठी, तो आर के बाद प्लांटर, में। हाँ तो आर के बाद लग जाता, एक की बात होती तो। अब ये सारे प्लांटरों की बात हो रही कि प्लांटर्स की लाठियां, वैसे तो इसका की मीनिंग निकलता है, की जो अपोस्ट्रोफी होता है इसका मीनिंग निकलता है की। प्लांटर की लाठी या प्लांटर्स की लाठी है यहाँ पे, तो प्लांटर्स की लाठियां से हम बुली नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। बाय लाठी wielding strong man maintained by the planter, वहां पे था एक मिनट। Riot swore they would no longer take advance to saw indigo nor be bullied by planters lathis, the lathi wielding strong man, मतलब जो strong man जिनके हाथों में लाठी होती थी उनके लिए बोला है लाठियल्स। मेंटेन्ड बाय द प्लांटर, प्लांटर ने ये बना रखे थे, लाठी मैन भी बना रखे थे उन्होंने, कि जो काम नहीं करे उनको लाठियों से मारना, वो काम करेंगे, लाठी से मार मार के, मतलब इनसे काम करवाओ, ऐसे होते थे ये प्लांटर। तो इन्होंने बोला हम इनकी ये भी नहीं सहेंगे। Why did the Indigo peasants decide that they would no longer remain silent? तो इंडिगो पीजेंट मतलब किसान, इंडिगो किसानों ने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि वो अब नहीं सहेंगे, मतलब वो साइलेंट नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे अब। What gave them the power to rebel? उनको किसने शक्ति दी विद्रोह करने के लिए? कहाँ से आई उनके अंदर ये शक्ति? Clearly, the Indigo system was intensely oppressive. जो इंडिगो सिस्टम था, इंटेंस का मतलब होता है बहुत ही गहन, बहुत ही ज्यादा मात्रा में, या बहुत ही गहन। ऑप्रेसिव का मतलब होता है मतलब विरोध करना, ऑप्रेस करना मतलब ऑप्रेस मतलब किसी को दबाव में रख के काम करना, ऐसे ये भी होता है। यहाँ से लिखो कोई, इंटेंशनली और ऑप्रेस। अलाउिंग नो फ्रीडम कंट्रोल बाय फोर्स, मतलब किसी को फोर्स, दबाव से किसी से काम करवाना, भी करवाना। स्वतंत्रता का अपहरण करते हुए, दमनकारी बल प्रयोग से नियंत्रित करते हुए, जैसे उन्हें बल प्रयोग से तो नियंत्रित कर रखा था बेचारे किसानों को, लाठी मैन खड़े कर रखे थे खेतों में, जो काम नहीं करेगा उसको लाठी पड़ेगी। तो मतलब ऑप्रेसिव एक तरह से ये बिहेवियर हो गया, परेशान करने वाला या कष्टप्रद। तो और इंटेंस का मतलब होता है बहुत गहन या बहुत, बहुत अधिक। वेरी ग्रेट स्ट्रॉन्ग सीरियस, बहुत अधिक या उग्र या गंभीर, बहुत ज्यादा के लिए हम इंटेंस का यूज करते हैं। तो क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वाज इंटेंसली ऑप्रेसिव, तो एक तरह से ऑप्रेसिव था ये पूरा, बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव था ये जो सिस्टम था इंडिगो का सिस्टम, कि किसानों के पीछे बल प्रयोग से, मतलब बेचारों से खेती करवा रहे हैं, उनको पैसे भी नहीं दे रहे, उनको लाठियों से मार भी रहे हैं, और मतलब ऑप्रेसिव है ये, बहुत ज्यादा कष्टप्रद है, या फिर बहुत ज्यादा मतलब कष्ट दुखदाई है, या फिर बल प्रयोग से उनसे काम करवा रहे हैं, तो
इस चीज के सेंस में इसको यूज किया। बट दोज हु आर ऑप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिबेलियन, दे डू सो ओनली एट टाइम्स। अब ये हमेशा तो रिबेल नहीं करते थे, विद्रोह नहीं करते थे, कभी कभी तो सह लेते थे। बट दोज हु आर ऑप्रेस्ड, जिनको जबरदस्ती, जिनके साथ जबरदस्ती की जा रही है, वो हमेशा तो राइज अप मतलब रिबेल के लिए खड़े नहीं होते थे, मतलब विद्रोह करने के लिए खड़े नहीं होते थे हमेशा। बट दे डू सो ओनली एट टाइम्स, कभी कभी वो मतलब ऐसा करते थे, कभी कभी तो गुस्सा भी आ जाता है ना। कभी होता है कि जैसे कोई मारता रहता है तो ठीक है ठीक है, कभी तो गुस्सा भी आता है, जैसे मम्मी भी मारती रहती है तो ठीक है, फिर एक बार की अरे मम्मी क्यों मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, ठीक है, ऐसे मतलब एक आ जाता है। तो ये ऐसा ही इनमें था, ये हमेशा तो रिबेल नहीं करते थे, बट दे डू सो ओनली एट टाइम्स, लेकिन कभी कभी मतलब इनको भी गुस्सा आ जाता था और ये रिबेल कर देते थे, विद्रोह करते थे। In 1859, the Indigo riots felt that they had the support of the local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters. 1859 में इंडिगो रायोट्स, जो ये किसान थे, इंडिगो की खेती करने वाले जो किसान थे, इनको महसूस हुआ कि दे हैड द सपोर्ट ऑफ, कि हमारे पास जमींदारों का सपोर्ट है, जमींदार हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारे मतलब सहयोग करेंगे, विलेज का जो मुखिया है वो भी हमारा सपोर्ट करेगा, हमारा जो विद्रोह है इसमें ये हमारा सपोर्ट करेंगे, सबके सब अगेंस्ट द प्लांटर के अगेंस्ट हमारा मतलब ये लोग सपोर्ट करेंगे। इन मैनी विलेजेस, प्लांटर वही थे जो खेती करवाना चाहते थे, इंडिगो की खेती करवाना चाहते थे जो लोग, तो उनके लिए प्लांटर वर्ड यूज किया गया, मतलब जिनको इंडिगो चाहिए था जिनको, तो वो प्लांटर्स। तो इन प्लांटर्स के अगेंस्ट ये सब इनके साथ थे। इन मैनी विलेज, प्लांटेशन प्लांटेशन उगाते हैं। हाँ जो प्लांटेशन करेंगे ना वो प्लांटर्स, या यहाँ से भी चलो देख लो, प्लांटर्स मतलब जो उनके हिस्से में जाएगा पूरा, जो डाई बन के आएगी ना वो उनको मिलेगा वो सब। प्लांटर्स मतलब वो खेती करवाएंगे लोगों से, और इसमें तो मेरा देखो, अब मैनेजर और ओनर ऑफ अ प्लांटेशन, जो प्लांटेशन है, जो बड़े बड़े खेत हैं, उनके जो ओनर है, जो उनके जो मैनेजर है, जैसे बहुत बड़ा खेत ले रखा है और उसका जो मैनेजर है वो, तो वो मतलब जिसका वो खेत है, जिसने उस खेत को खरीद रखा है, तो वो प्लांटर हो गया। तो वो अपने खेतों पे उसी की खेती करवा रहे हैं उनसे, किसानों से, किसी की खेती करो, इंडिगो की खेती। तो ये प्लांटर्स हैं। प्लांटर मतलब ओनर ऑफ प्लांटेशन, जो प्लांटेशन है, प्लांटेशन मतलब बड़े बड़े फार्म, बड़े बड़े जो फार्म है उनको हम कहते हैं प्लांटेशन, और उस प्लांटेशन का जो मालिक होता है उसको हम कहते हैं प्लांटर। तो प्लांटर्स के अगेंस्ट में सब के सब खड़े हो गए, मुखिया भी सब खड़े हो गए, इनको भी लगा यार कितना मारते पीटते कैसे करते हैं, आ जाती है ना, तो हमें भी विरोध करना चाहिए। इन मैनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि हेडमैन से भी इन्होंने फोर्स करके साइन करवाया था इंडिगो के लिए, कि इंडिगो की खेती के लिए। हेडमैन ने खुद ने नहीं किया था, जो मुखिया था उसने खुद ने नहीं किया था, इन्होंने फोर्स किया उसको कि साइन करो तुम भी। इन मैनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स, जिनको फोर्स किया गया था, उन्होंने भी विद्रोह, इनके साथ मिल गए वो भी, टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स, मोबिलाइज्ड द इंडिगो पीजेंट्स एंड फॉट पिच्ड बैटल्स विद द लाठियास। और मतलब वो सारे लोग पीजेंट के साथ में, किसानों के साथ में चले गए सब लोग, और फॉट पिच्ड बैटल्स, और मतलब लड़ाई करी, बैटल मतलब होता है लड़ाई, युद्ध, ठीक है, तो लाठियों के साथ उन्होंने भी युद्ध किए। इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार्स, चलो बैटल का यहाँ से भी ले लो, बैटल फील्ड मतलब युद्ध क्षेत्र, ठीक है, बैटल का मतलब युद्ध होता है। युद्ध में सेनाओं के बीच लड़ाई, अ फाइट। बैटल मतलब अ फाइट स्पेशली बिटवीन आर्मीज इन अ वॉर, ठीक है, लड़ाई, अ फाइट स्पेशली बिटवीन आर्मीज इन अ वॉर। तो एक लड़ाई हो गई बैटल, तो बैटल में ये भी इनके साथ में हो ली, faced battle with the Lakyas. In other places, even the zamindars went around villages urging the riots to resist the planters. तो अदर दूसरी प्लेसेस पे क्या था कि जो जमींदार थे
मतलब दूसरी जगहों पे जो जमींदार थे वो भी गए और उन्होंने रायट्स को बोला किसानों को कि तुम इनके साम ये प्लांटर्स को मतलब रेजिस्ट करो, मना कर दो, तुम हम नहीं करेंगे, क्यों तुम ये अत्याचार कर रहे हो। इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार्स वेंट अराउंड विलेजेस, विलेजेस में वो गए, अर्जिंग द रायट्स, रायट्स को अर्ज किया कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों सह रहे हो तुम, मतलब उनको एक तरह से अर्ज किया कि तुम इनके खिलाफ वो करो, रिबेल करो, रेबल कर दो। तो अर्जिंग द रायोट्स टू रेजिस्ट द प्लांटर्स, मतलब प्लांटर्स को एक तरह से रेजिस्ट करना मतलब होता है रोकना किसी चीज को, मतलब मना कर दो एक तरह से। These zamindars were unhappy with the increasing power of the planters. ये जमींदारों ने क्यों बोला, क्योंकि ये लोग अनहैप्पी थे कि प्लांटर्स की पावर इतनी बढ़ती जा रही है ना, प्लांटर का ही सब कुछ चल रहा है, तो ये भी खुश नहीं थे कि हमारी तो कोई मतलब पूछ ही नहीं है, ये प्लांटर तो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं सबके सब। तो जमींदार भी इनके साथ हो लिए, जमींदार, हेडमैन और ये रायोट्स, पीजेंट, मतलब ये सब किसान, सब ने इनके लिए रिबेल कर दिया, रेबल कर दिया मतलब विरोध किया सबने। एंड एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीज। और जैसे जमींदारों की जो वो होती थी ना, जमीनें होती थी, तो उनको जमींदारों को भी इन्होंने फोर्स किया प्लांटर्स ने कि हमें लीज पे दो, और लंबी लीज पे, मतलब हमें 2-3 साल के लिए। अब जमींदार नहीं देना चाहता है, जैसे मेरी जमीन है सपोज, किसी ने मुझे कहा कि मुझे 1 साल के लिए दे दो, मुझे इस पे बिजनेस करना है ना, और मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं, मैं तो, फैक्ट्री के पास की जमीनें होती थी तो वो लेते थे ये लोग ज्यादातर प्लांटर्स, है ना, जहाँ ये लोग फैक्ट्री सेटअप करते थे तो वहां की आसपास की जमीनें लीज पे ले लेते थे। तो सपोज फैक्ट्री के पास जो मेरी जमीन है, मैं नहीं देना चाहती लीज पे, मैं उस पे कुछ और अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ, या फिर मैं किसी और चीज की खेती करना चाहती हूँ वहां पे, मतलब मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं देना चाहती, कोई भी रीजन हो जाए, तो ये लोग जबरदस्ती करते थे इनके साथ में कि दो, फोर्सफुली इनसे मतलब वो लीज पे ले लेते थे, और वो भी लंबे लंबे समय तक, कि मतलब 1-2-3 साल, तो बेचारे वो खुद क्या लगाएंगे, फिर वो खुद भी तो चावल की खेती करेंगे। उसके लिए रेंट देते थे क्या? हाँ, उसके लिए रेंट भी, रेंट तो देते ही होंगे, लेकिन वो भी पता है ना कैसा रेंट देते होंगे, फिर ये जब फोर्सफुली किसी की कोई जमीन ले सकता है तो फिर वो कैसा रेंट देता होगा, समझ ही लो। एक फोर्सफुली कोई जमीन देता है क्या, कोई ऐसे थोड़ी होता है। दीज जमींदार्स वर अनहैप्पी विद इंक्रीज पावर ऑफ प्लांटर, की जो बढ़ती हुई पावर से ये लोग खुश नहीं थे, और ये एंग्री थे एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीज। और जो प्लांटर जो इनको फोर्स करते थे लॉन्ग लीज पे देने के लिए अपनी जमीन है, तो उससे भी ये लोग अनहैप्पी थे। तो ये लोग इनको रेंट भी ऐसे ही देते होंगे, टाइम से नहीं देते होंगे, या कम कम रेंट देते होंगे 100%, जब फोर्सफुली कोई लीज पे ले रहा है जमीन तो जमींदार भी मतलब खुश नहीं थे, हेडमैन भी खुश नहीं थे, उनको भी जबरदस्ती साइन करवा रहे, वो करना ही नहीं चाह रहे, जबरदस्ती किसी से भी अपन करवाते हैं तो वो इंसान खुश नहीं होता है, अपन से सीधी सी बात है, नहीं होता ना, अगर अपन किसी को जबरदस्ती कुछ भी करने को कहते हैं तो ये सब लोग भी नाराज हो गए, इन्होंने भी विद्रोह कर दिया, सबने मतलब रेबल कर दिया सब लोगों ने इनके अगेंस्ट। The Indigo peasants also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters. इंडिगो पीजेंट ने सोचा, इमेजिन किया, इमेजिन करना मतलब सोचना, तो इन्होंने इमेजिन किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी हमारा सपोर्ट करेगी, वो भी हमारा साथ देगी इस स्ट्रगल के अंदर, अगेंस्ट प्लांटर के अगेंस्ट जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हमारा साथ देगी, इन्होंने ऐसा सोचा। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 में ये रिवोल्ट हुआ, मतलब ये विद्रोह हुआ 1857 में। रिवोल्ट का मीनिंग भी यही होता है, विद्रोही, यहाँ से भी लिख लो। विद्रोह करना दे, किसी व्यक्ति या सत्ताधारी के विरुद्ध सामूहिक विद्रोह करना प्राहिंसात्मक रीति से, टू प्रोटेस्ट इन अ ग्रुप ऑफन वायलेंटली अगेंस्ट द पर्सन और पीपल इन पावर, जो भी पावर में है जो इंसान, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर देना, विरोध करना, मतलब प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना किसी का, प्रोटेस्ट करना ग्रुप के अंदर, मतलब इकट्ठे होके, और वायलेंटली मतलब हिंसक तरीके से, मारपीट करते हुए या इस तरीके से। एक तो शांति से प्रोटेस्ट करते हैं वो कैंडल्स जला के, और वो जो कार्डबोर्ड्स होते हैं उन पे लिख के कुछ ना कुछ, ठीक है, तो शांति से प्रोटेस्ट करना, उन पे लिख के और बैठ जाते हैं शांति से एक जगह,
है ना, या फिर रैली निकालते हैं, चलते रहते हैं, तो वो शांति से प्रोटेस्ट हो गया। और एक वायलेंटली प्रोटेस्ट होता है, वायलेंटली प्रोटेस्ट करना मतलब तोड़ फोड़ करना, बस जला दी, कार जला दी, और मतलब इस तरह की चीजें करना, ठीक है। तो दोनों का मतलब विद्रोह ही होता है, विद्रोह करना। After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चिंतित थी, वर्ड मतलब चिंतित होना, बहुत चिंतित थी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रेबेलियन। तो मतलब एक और रेबेलियन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है एक और रिबेलियन होने की, ठीक है। तो वो मतलब चिंतित थी कि वापस से विद्रोह ना हो जाए, वापस से कुछ ऐसा ना हो जाए। When the news spread of a simmering revolt in the Indigo district, सिमरन का भी लिख लो यहाँ से, सिमर जैसे अपन खाना पकाते तो इसमें अपन यूज करते हैं इस वर्ड का, टू कुक जेंटली इन अ लिक्विड दैट इज ऑलमोस्ट बॉइलिंग, लगभग खौलते हुए खद बदाते द्रव में हल्के हल्के पकना या पकाना। अपन जब किचन में काम करते हैं तो अपन जैसे बॉईल तेल के अंदर कुछ चीज डालते हैं, उसको सिमर करना मतलब एकदम कम आंच पे, और उसको अपन पकाते रहते हैं, तो उसके लिए एक तो यूज करते हैं सिमर। अपना दूसरा है टू कुक जेंटली इन अ लिक्विड दैट इज ऑलमोस्ट बॉइलिंग, वो लिक्विड मतलब सॉरी पानी जैसे वो लिक्विड जो मतलब बॉईल कर रहा है, तो उसके अंदर अपन कुछ चीज कुक करते हैं, तो उसके लिए हम सिमर यूज करते हैं। Of water or food that is being heated, stay just below boiling point while bubbling gently. Keep food just below boiling point when cooking or heating it. Exist in suppressed state. Show or feel barely suppress anger, or ये है अपना become calmer and quieter. Show or feel barely suppressed anger or other strong emotion. Being calmer और क्वाइटर अपना ये वाला होगा। चलो सारे मतलब बता देती हूँ। देखो एक तो इसका मतलब है बिकम कामर और क्वाइटर, काम हो जाना मतलब शांत हो जाना, काम डाउन अपन बोलते हैं ना, जब कोई बहुत ज्यादा मतलब परेशान होता है या चिल्लाता रहता है, तो अपन कहते हैं काम डाउन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो काम, ठीक है, ये इसकी मतलब कंपैरेटिव फॉर्म है कामर। बिकम कामर एंड क्वाइटर, क्वाइट का मतलब ये होता है शांत हो जाना, कीप क्वाइट ऐसे बोलते हैं ना टीचर, कीप क्वाइट शांत रहो। तो बिकम कामर शांत हो जाना या क्वाइट हो जाना, तो ये है साइलेंट, हाँ शांत हो जाना। एल साइलेंट होता है इसमें। हाँ इसमें एल साइलेंट है, इसको हम काम बोलते हैं, एल इसमें साइलेंट है, काम, काम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों ही कंपैरेटिव डिग्रीज है, कामर और क्वाइटर। मूवीज में तो ऐसे बोलते हैं काउंट डाउन। नहीं नहीं, काम डाउन बोलते हैं, काम डाउन, काम ही बोला जाता है, काम डाउन, ठीक है। प्लीज काम डाउन, ढंग से सुनना, काम बोलते हैं, ठीक है। और क्या था, एक ये भी, हाँ ये भी ध्यान रख लो। शो और फील बेयरली सप्रेस्ड, सप्रेस का मतलब होता है किसी को मतलब दबाव में रखना अपने। शो और फील बेयरली सप्रेस्ड एंगर और अदर स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब जो आपका सप्रेस एंगर है, जो दबा हुआ गुस्सा नहीं रहता अपना, कि कोई अत्याचार करता जा रहा है, करता जा रहा है, अपन सहते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं, तो सप्रेस्ड एंगर बोलते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि दबा हुआ जो गुस्सा है वो एक दिन तो फूट जाता है, निकल जाता है एक दिन। तो जो सप्रेस्ड एंगर है उसको शो कर देना, एक तो ये भी हो सकता है, अभी देख लेते हैं अपने में कौन सा सूट कर रहा है। तो when the news spread of simmering revolt, वो जो suppressed anger था, जो दबा हुआ गुस्सा था, वो विद्रोह में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी जो न्यूज जब फैली इन इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में मतलब ये जो रिवॉल्ट हुआ, इसकी जो न्यूज फैली इंडिगो डिस्ट्रिक्ट मतलब बंगाल के अंदर, बंगाल में करवाते थे ना खेती, तो बंगाल की बात करें, फैली तो क्या हुआ, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसको देखो स्पेलिंग ये है, इसको लेफ्टिनेंट पढ़ा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो हम लेफ्टिनेंट बोलते हैं। लेफ्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है।
स्पेलिंग इसमें एफ तो कहीं है नहीं, ये देखो ये लिखा लेफ्टिनेंट, ठीक है, तो इसको लेफ्टिनेंट बोला जाता है, बट इसकी स्पेलिंग ये होती है। आर्मी के अंदर ये वो भी होता है ना एक। आर्मी वाला ये आर्मी वाले जो होते हैं लेफ्टिनेंट, उन्हीं के लिए ये ऑफिसर। एन ऑफिसर एट अ मिडिल लेवल इन द आर्मी, के अंदर जो ऑफिसर होता है मिडिल लेवल वाला, हायर लेवल पे नहीं, जो मिडिल लेवल पे होता है, ठीक है। तो एन ऑफिसर एट अ मिडिल लेवल इन द आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर जो ऑफिसर होता है जो मिडिल लेवल का होता है, जो हायर पे पोस्ट पे नहीं है, जो मिडिल पोस्ट पे है, जो मिडिल लेवल का जो ऑफिसर है तो ऑफिसर ही वो भी, तो उसको हम लेफ्टिनेंट बोलते हैं। लेकिन इसमें एफ कहीं भी नहीं है, इसकी स्पेलिंग ये होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेलिंग इसकी ल्यूटिनेंट, अगर स्पेलिंग के उस पे पढ़े तो ल्यूटिनेंट लग रहा है, बट इसको हम लेफ्टिनेंट रीड करते हैं। थल सेना, नौसेना, वायु सेना में एक मध्य स्तरीय अधिकारी, मध्य स्तरीय मतलब मिडिल लेवल, स्तर का मतलब होता है लेवल, मतलब होता है मध्य। मैं सोचता कि लेफ्ट हैंडेड नहीं नहीं, जो। लेफ्ट ऑफिसर है, जो मतलब अपना बायां हाथ हो ऐसे। हाँ। हाँ, ये ऑफिसर होता है लेफ्टिनेंट। आर्मी के अंदर भी होता है, नेवी में भी होता है, एयरफोर्स में भी होता है, तीनों में होता है, और वो मिडिल लेवल का होता है वो ऑफिसर। तो जो ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर था जो, टूर्ड द रीजन, टूर करना मतलब किसी जगह का टूर करके आना, जैसे अपन टूर पे जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं ना, कि हम आसाम का टूर करके आए, ठीक है। टूर करना मतलब ना उस चीज पे जहाँ घूमना, तो वहां का टूर, वहां का दौरा करके आया। टूर्ड द रीजन, रीजन मतलब उस क्षेत्र का उसने दौरा किया, कि मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि जो विद्रोह होता है तो ऊपर तक पता चल जाता है ना सबको, और बेचारे शांति से सह रहे हैं, मारपीट खा रहे हैं, सह रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी को नहीं पता चल रहा। अब उन्होंने विद्रोह कर दिया तो ऊपर तक के जो गवर्नर है वहां तक बात चली जाती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है बंगाल में, वहां तक बात पहुंच गई। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बात पहुंच गई, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर करने के लिए आए उस रीजन का, इन द विंटर ऑफ 1859, 1859 विंटर, सर्दियों में वो वहां का दौरा करने के लिए आए। The riots saw the tour as a sign of government sympathy for their plight. तो किसानों ने क्या सोचा कि भाई सरकार आई है यहाँ पे दौरा करने के लिए, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर आया है, मतलब सरकार आई है यहाँ पे, तो उन्होंने सोचा हमको सिंपथी, सिंपथी देना मतलब किसी को वो देना, तसल्ली देना, दिलासा देना कि रो मत। सिंपथी का एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ से देख लेते हैं, कि रो मत, सब ठीक होगा, सिंपथी देना किसी को। सहानुभूति देना या हमदर्दी देना किसी को। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स पीपल्स फीलिंग, स्पेशली देयर प्रॉब्लम, है ना। जब कोई इंसान किसी प्रॉब्लम में है, समस्या में, तो जो इंसान उसको समझता है, कि जैसे किसी के सपोज किसी के डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, तो अपन उसको सिंपैथी देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, या फिर कोई बच्चा फेल हो गया, किसी के कम मार्क्स आ गए, तो उसको भी सिंपैथी देते हैं, कोई बात नहीं बेटा अगली बार अच्छे आ जाएंगे, कोई नहीं, सब कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपैथी देना मतलब सहानुभूति देना, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल्स फीलिंग्स, स्पेशली देयर प्रॉब्लम, मतलब उनकी फीलिंग्स को समझना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना। सहानुभूति, हमदर्दी, दूसरों की भावना, विशेषकर समस्याओं की समझ। एवरीवन फील्ड सिंपैथी फॉर द विक्टिम्स ऑफ द अटैक, जो विक्टिम्स थे उनके लिए सबके मन में मतलब सहानुभूति थी। विक्टिम्स मतलब जिसके साथ बुरा होता है उसको विक्टिम कहते हैं, ठीक है, विक्टिम होता है वो। समर्थन या स्वीकृत, तो उन्हें लगा कि जो गवर्नमेंट है वो उनको उनकी फीलिंग समझ रही है और उनको सहानुभूति देने के लिए आई है गवर्नमेंट, उनको ऐसा लगा। ऑफ देयर प्लाइट, प्लाइट मतलब उनकी जो दुख, जो उनकी दशा है, जो उनका दुख है, तो उसके लिए गवर्नमेंट इनको सहानुभूति देने आई है, इनको ऐसा लगा। प्लाइट मतलब जो इनकी दुर्दशा है, तो उस पे सहानुभूति करने के लिए गवर्नमेंट दौरा करने आई है यहाँ पे, देखो। अ बैड और डिफिकल्ट स्टेट और सिचुएशन, दुर्दशा, प्रतिकूल, कठिन दशा या स्थिति। फ्लाइट मतलब इनकी दुर्दशा, तो हमारी दुर्दशा पे ये जो गवर्नमेंट है ये हमें सिंपैथी देने आई है, उनको ऐसा लगा। द रायट सॉ द टूर, उन्होंने टूर को कैसे देखा, एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी, गवर्नमेंट सिंपैथी के साइन के उसमें देखा कि गवर्नमेंट हमें सिंपैथी करने आई है हमारी दुर्दशा के ऊपर। When in Barsat, the magistrate Ashley Eden,
issued a notice stating that riots would not be compelled to accept indigo contracts. Word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not be sown. मतलब ये था, सही भी था, सही सोच रहे थे ये लोग। When in बरसात, बरसात में क्या हुआ, द मैजिस्ट्रेट एशले एडन, जो मैजिस्ट्रेट वो होते हैं जो मतलब जो जज होते हैं, इन्हीं को मैजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, जो फैसला सुनाते हैं। मामूली अपराधों के मुकदमों का प्राधिकारी दंडनायक मैजिस्ट्रेट, एन ऑफिशियल हु एक्ट्स एज अ जज इन केसेस इन्वॉल्विंग लेस सीरियस क्राइम, जो लेस सीरियस क्राइम होते हैं ना, छोटे मोटे क्राइम होते हैं जो, उनके लिए जो मतलब फैसला सुना देना, तो वो मैजिस्ट्रेट होता है। और जैसे इन्होंने रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया, तो ये इतना इस तरह के मतलब जो क्राइम्स थे मैजिस्ट्रेट के ही हाथों में। मैजिस्ट्रेट मतलब एन ऑफिशियल हु एक्ट्स एज अ जज, मतलब ये जज ही होता है एक तरह से, इन केसेस इन्वॉल्व लेस सीरियस क्राइम। तो ये मैजिस्ट्रेट था एशले ईडन। मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, इशू कर दिया इसने एक नोटिस, नोटिस इशू कर देना उस स्टेटिंग मतलब उस नोटिस में ये लिखा हुआ था दैट जो रायोट्स हैं, जो पीजेंट हैं, वुड नॉट बी कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब उनसे फोर्सफुली मतलब खेती नहीं, वो वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए उनको कंपेल्ड नहीं किया जाएगा, उनको बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब जबरदस्ती उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया। उसने ये लिखा, यहाँ से मतलब फोर्सफुली किसी को करवाना, टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए किसी को बाध्य या I felt compelled to tell her what I really thought of her. Compelled मतलब बाध्य कर देना या विवश कर देना, to force somebody to do something, मतलब किसी को फोर्स करना कि तुम करना ही होगा। तो इसने उसमें मतलब एक नोटिस इशू किया और उसमें लिखा कि जो पीजेंट है उनको कोई भी कंपेल नहीं करेगा, कोई भी उनसे फोर्सफुली इंडिगो का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाएगा। तो रायोट वुड नॉट कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए रायोट्स को कंपेल फोर्स नहीं किया जाएगा। उसने ये कर दिया। Word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not, मतलब जो क्वीन विक्टोरिया थी, जो इंग्लैंड में बैठी हुई थी उस टाइम, क्वीन विक्टोरिया ही इनकी महारानी हुआ करती थी। जैसे कुछ क्षेत्र, ज्यादातर तो महाराज होते हैं हर जगह के, है ना, यहाँ पे महाराज, तो महारानी। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में भी आई थी, पहले भी पढ़ा था। तो क्वीन विक्टोरिया थी इंग्लैंड की महारानी, तो इन्होंने मना कर दिया, हैड डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड मतलब घोषित कर देना कि इंडिगो नीड नॉट बी, इंडिगो नहीं बोई जाएगी, ठीक है। सोन उसी की फॉर्म है, सो सोड, सोड लिख दो, या फिर सो, तो की ये भी फॉर्म होती है, सोन भी फॉर्म होती है, सोड भी यूज करते हैं, सो सोड सोन भी होते हैं। देखो, सो सोड और सोन, इनको भी लिख लो अभी। सो तो हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म, तीनों का मतलब बोना ही होता है। सो फर्स्ट फॉर्म हो गई, सोड सेकंड हो गई, और सोन हो गई हमारी थर्ड फॉर्म। सो सोड सोन, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म यहाँ यूज की गई है। तो इंडिगो नहीं बोई जाएगी, मतलब इसने ये घोषणा कर दी, डिक्लेयर कर दिया कि इंडिगो नहीं बोई जाएगी। ईडन वॉज ट्राइंग टू
placate the peasants and control an explosive situation, but his action was read as support for the rebellion. एक तो placate का भी placate, placate का मतलब होता है to make somebody feel less angry about something, किसी को शांत कर देना। जैसे वो सब भड़के हुए थे विद्रोह करने के लिए, किसान, जमींदार, सबके सब भड़के हुए थे, मुखिया सब भड़के हुए थे, तो उनको प्लाकेट करना, प्लाकेट करना का मतलब हो गया उनको शांत करना। तो फिर जो एडन था, ये जो एडन यहाँ पे था, जो मैजिस्ट्रेट था एडन, इसने वॉज ट्राइंग टू प्लाकेट द पीजेंट्स, पीजेंट्स को इसने शांत करने की कोशिश करी, एंड कंट्रोल एंड एक्सप्लोजिव सिचुएशन, और जो एक्सप्लोजिव, जो मतलब इतनी खतरनाक जो सिचुएशन थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी। बट हिज एक्शन वॉज रेड एज सपोर्ट फॉर द रेबेलियन, लेकिन जैसे जो ये कंट्रोल कर रहा था तो इसको ये माना गया कि ये सपोर्ट में है एक तरह से विद्रोह के। उनको ये नहीं कि जैसे, तो एक तो विद्रोहियों को कैसे सपोर्ट किया जाता है, उनको पीट पीट के वापस पीट दो उनको अच्छे से, ठीक है, एक तो ऐसे प्यार प्रेम से कि भाई शांत हो जाओ, हमने, कोई तुम खेती नहीं करवाएगा और कोई तुमसे कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती साइन नहीं करवाएगा, अब ये दंगे बंद, इस तरीके से मतलब उसने इनको शांत करवा दिया। तो हिज एक्शन वाज रेड एज सपोर्ट फॉर द रेबेलियन, रेबेलियन के लिए एक तरह से उसके सपोर्ट में ही इसको माना गया, इसके एक्शन को। एज द रेबेलियन स्प्रेड, जैसे ये जो विद्रोह था वो फैला, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कैलकटा rushed to the Indigo district। वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल की ही कैपिटल है कोलकाता, ठीक है ना, कैलकाटा भी बोलते हैं इसको। कैपिटल वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल ये ठीक है, स्टेट है, लाइन दिख रही है ना, यस मैम। जा रही है, ये जो लाइन दिख रही है रेड 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 रेड, ये इसकी पूरी लाइन है। लखनऊ, लखनऊ से स्टेट का कैपिटल है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ, प्रदेश की लखनऊ, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, कोलकाता भी बोलते हैं इसको, कैलकाटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, लखनऊ है उत्तर प्रदेश। As the rebellion spread, जब वो जो विद्रोह था ये फैला, तो इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम, एक मिनट कितना पढ़ना है, तो जो इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कैलकाटा रश्ड टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, जो इंटेलेक्चुअल मतलब जो बहुत ही जाने माने लोग होते हैं, इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, के लिए यूज किया। Connected with a person's ability to think in a logical way and to understand things, व्यक्ति की तर्क संगत रूप से सोचना और समझने की क्षमता से संबंधित, बौद्धिक, बुद्धिमतापूर्ण, मतलब बुद्धि वाले जो इंसान थे, ठीक है, मतलब जो इंटेलिजेंट पीपल, उनके लिए यूज किया जाता है। अ पर्सन हु एंजॉय थिंकिंग डीपली अबाउट थिंग्स, जो बहुत चीजों के लिए बारे में बहुत ही डीपली सोचता हो, गहन विचार करता हो। यूज्ड अबाउट अ पर्सन एंजॉयिंग एक्टिविटीज इन व्हिच यू हैव टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, किसी के बारे में बहुत गहन विचार करना। व्यक्ति चिंतन प्रधान गतिविधियों में मगन, बौद्धिक, विलासी, मतलब एक तरह से जो बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम इंटेलेक्चुअल का वर्ड, ये इंटेलेक्चुअल यूज करते हैं, जो लॉजिकल वे में और जो अच्छे तरीके से सोचते हैं हर चीजों को। तो जो इंटेलेक्चुअल थे, ये जो बुद्धिमान जो व्यक्ति थे, जो अच्छा अच्छा सोचने वाले जो लोग थे, कैलकाटा से ये भागकर कहाँ आ गए, इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे इंडिगो की खेती होती है, ये भी वहां भाग कर आ गए कि क्या चल रहा है, हम भी तो देखें। दे रॉट ऑफ द मिजरी ऑफ द रायोट्स, इन्होंने लिखना चालू कर दिया किताबों के अंदर
मिजरी मतलब उनका जो दुख था, रायोट्स किसानों का जो जो मिजरी थी, उनकी जो दयनीय हालत थी, उनके बारे में लिखा इन्होंने। द टायरनी ऑफ द प्लांटर्स। tyranny pronounce करते हैं इसको। Tyranny of planter, the cruel and unfair use of power by a person or small group to control a country or state। किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री को कंट्रोल करने के लिए जो कोई भी व्यक्ति या लोगों का समूह जो कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे किसी को कंट्रोल करने के लिए। द क्रूअल एंड अनफेयर यूज ऑफ पावर बाय अ पर्सन, एक आदमी है, वो उसके हाथ में पावर है, शक्तिशाली है, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे क्रूअल वे में एक तो, और अनफेयर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर कोई ग्रुप है जो बहुत शक्तिशाली ग्रुप है, जैसे मुखियाओं का ग्रुप है, दो चार आदमी है बहुत शक्तिशाली है, और वो चारों के चारों अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता पर जुल्म करना, क्रूअल का मतलब होता है जो अच्छा नहीं होता, निर्दयी, निर्दयी होता है, मतलब जिसमें दया नहीं होती। क्रूअल, अनफेयर मतलब गलत तरीके से व्यवहार करना, फेयर मतलब उचित व्यवहार ना करना। जनता पर जुल्म करना, अत्याचार किसी व्यक्ति या समूह द्वारा, या तो कोई व्यक्ति जिसके पास में पावर है, या किसी समूह के द्वारा, किसी ग्रुप के द्वारा, किसी देश या राज्य पर अधिकार करने के लिए निर्मम और अन्यायपूर्ण बल प्रयोग। तो टिरने का मतलब होता है अपनी पावर का अनफेयर और क्रूअल यूज करना, अपनी पावर का मतलब गलत यूज करना, उसको हम बोलते हैं टिरनी। द टिरनी ऑफ द प्लांटर्स, तो उन्होंने इसके बारे में लिखा। रायोट्स, पीजेंट की तो मिजरी, मिजरी मतलब उनकी जो दयनीय हालत थी, जो उनका दुख था, उसके बारे में लिखा। और प्लांटर्स की जो पावर्स का जो क्रूअल और अनफेयर यूज था, जो टिरनी थी प्लांटर्स की, उसके बारे में लिखा। एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम, और इंडिगो सिस्टम के जो भी हॉरर थे, जो भी इसके मतलब जो भी बेकार परिणाम थे, इन सब के बारे में मतलब इन्होंने लिखा। इसका जो डर था, हॉरर मतलब इसका इंडिगो सिस्टम का जो हॉरर फैला हुआ है, इन सब चीजों के बारे में। अब यहाँ से अपन कल पढ़ेंगे अभी, ठीक है आज। यस मैम।